हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। लेक्चर नंबर 2 हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो में। इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने देखा था कि जड़त्व क्या है, संतुलित बल क्या है, असंतुलित बल क्या है, जड़त्व का नियम क्या है, न्यूटन की गति का पहला नियम क्या है, और उन पे बेस्ड कुछ एग्जाम्पल्स हम लोगों ने कवर किया था। उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर 1 में जो कुछ भी आपने पढ़ा था वो आपको याद है, आपने उसे अच्छे से समझा होगा। आज के इस लेक्चर की शुरुआत करेंगे टॉपिक संवेग से, यानी कि मोमेंटम से। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम होता है द्रव्यमान गुने में वेग, यही मोमेंटम है। द्रव्यमान गुने में वेग, ध्यान में रखिएगा, ये वेग है, वेग, चाल नहीं है, वेग। तो किसी भी पिंड का संवेग उसके द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है। देखिए, कोई भी पिंड हो, कोई भी बॉडी हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी वस्तु है, उसके पास जो है द्रव्यमान तो होता ही होता है ना, द्रव्यमान तो होता ही होता है। और अगर वो पिंड गतिशील हो जाए तो उसके पास कुछ ना कुछ वेग तो होगा ही। तो हम बोलेंगे कि उस पिंड के पास, उस वस्तु के पास क्या है कि संवेग है। द्रव्यमान होता ही होता है, हर बॉडी के पास कुछ ना कुछ मास होता है। और अगर उसके पास वेलोसिटी भी आ जाए, यानी कि वो मोशन में है, गति में है, तो हम बोलेंगे कि उसके पास संवेग है। कुछ ना कुछ संवेग तो है ही, क्योंकि कुछ ना कुछ द्रव्यमान तो होगा ही, और अगर गतिशील है तो कुछ ना कुछ वेग तो होगा ही। तो हम बोलेंगे कि उसके पास संवेग है। तो संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुने में वेग। ध्यान में रखिएगा, ये जो v है ये वेग है, वेग है ना, चाल नहीं है, स्पीड नहीं है, ये वेग है। तो ये हमारा फॉर्मूला है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर देखो, जो p है यानी कि जो संवेग है, संवेग को हम लोग कैपिटल P से दिखाते हैं, वो है द्रव्यमान गुने में वेग। ये जो संवेग है ये सदिश राशि है, ये सदिश राशि है। और सदिश राशि के पास आप जानते हो कि परिमाण होता है और दिशा भी होती है। तो संवेग की दिशा जो है वही होती है जो वेग की दिशा होती है। देखो, द्रव्यमान अदिश राशि है, वेग सदिश राशि है, संवेग सदिश राशि है। तो संवेग की दिशा वही होती है जो वेग की दिशा होती है। मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए ये कोई वस्तु है, इसके पास कुछ ना कुछ द्रव्यमान है और ये इधर की ओर गतिशील है वेग v से। तो अगर मैं आपसे पूछूं वेग की दिशा क्या है, तो आप बोलेंगे कि वेग की दिशा ये है। तो इसका मतलब ये हुआ कि संवेग की दिशा भी यही है, जो वेग की दिशा वही संवेग की दिशा। ठीक है, जो वेग की दिशा वही संवेग की दिशा, इसकी दिशा वही होती है जो वेग की दिशा होती है। एक चीज और ध्यान में रखिए, अगर मान लीजिए किसी भौतिक राशि के ऊपर इस प्रकार से एरो बना हुआ है, इस प्रकार से, तो आप बोलेंगे कि वो भौतिक राशि जो है अपने आप में सदिश राशि है। ये ध्यान में रखिएगा, क्या पता पूछ ले एग्जाम में। जैसे मान लीजिए मैंने कहा ए एक भौतिक राशि है और मैंने उसके ऊपर ऐसे एक तीर बना दिया, एरो बना दिया, मतलब ए जो है ये सदिश राशि है। आप कभी भी ये नहीं देखेंगे कि द्रव्यमान के ऊपर ऐसे एरो बनाया गया है, क्योंकि द्रव्यमान अपने आप में अदिश राशि है, तो ऐसे लिखना गलत हो जाएगा। लेकिन आप फोर्स के ऊपर ऐसे बना सकते हो, त्वरण के ऊपर बना सकते हो, वेग के ऊपर बना सकते हो, संवेग के ऊपर बना सकते हो। तो जो भौतिक राशियां सदिश राशियां होती हैं, उन्हें दिखाने के लिए आप ऊपर में एक ऐसे एरो बना सकते हो। एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, यहां से देख लो, द्रव्यमान है तो द्रव्यमान के लिए एसआई मात्रक किलोग्राम आएगा, और ये वेग है तो इसके लिए मीटर पर सेकंड आएगा। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड जो है इसका एसआई मात्रक है। विमा सूत्र लिखो, द्रव्यमान के लिए विमा सूत्र जो है कैपिटल M आएगा और वेग के लिए LT-1 आएगा। ये संवेग का विमा सूत्र है। तो ये जो संवेग है ना, ये संवेग जो है इसको डिफाइन किया था, यानी बोल सकते हो कि इस भौतिक राशि को इंट्रोड्यूस ही किया था न्यूटन साहब ने। इनको जरूरत थी अपने गति का जो दूसरा नियम है उसे प्रूव करने के लिए। तो संवेग को सबसे पहले जो है डिफाइन किया था सर आइजैक न्यूटन ने, ताकि वो अच्छे तरीके से अपना जो दूसरा नियम है वो दे पाए। यहां पर देखो, तो एक टेनिस बॉल है जिसका द्रव्यमान 50 ग्राम है और वेग ये है, और एक क्रिकेट बॉल है जिसका द्रव्यमान 150 ग्राम है, लेकिन वेग वही है जो टेनिस बॉल के पास है। किसका संवेग ज्यादा होगा? देखिए, संवेग बराबर हम लोगों ने देखा द्रव्यमान गुने में वेग होता है। संवेग बराबर जो है द्रव्यमान गुने में वेग होता है। यह तीर बनाया, इसका मतलब क्या, संवेग सदिश राशि है, वेग भी सदिश राशि है। तो वेग तो दोनों के पास समान ही है, जो टेनिस बॉल के पास है वही क्रिकेट बॉल के पास है। वेग दोनों के पास समान ही है, यानी कि जो संवेग है अब सीधा सीधा निर्भर करेगा किस पे, द्रव्यमान पे। तो जिसका द्रव्यमान ज्यादा उसका संवेग ज्यादा। लेकिन ये कब होगा, जिसका द्रव्यमान ज्यादा उसका संवेग ज्यादा, ये कब होगा, जब वेग दोनों का समान हो। वेग दोनों का अगर समान है तो जिसके पास ज्यादा द्रव्यमान उसके पास संवेग ज्यादा, सीधी सी बात है। अगर मान लो द्रव्यमान दोनों का समान हो जाए
तब संवेग किसका ज्यादा? जिसके पास वेग ज्यादा। अभी देखो तो ये इस वेग से गतिशील है और ये इस वेग से गतिशील है, तो इसके पास वेग ज्यादा है। ये जो टेनिस बॉल है, मान लीजिए ये ए है, ये ए है, ये बी है, ये बी जो टेनिस बॉल है इसके पास वेग जो है ज़्यादा है। दोनों आइडेंटिकल बॉल्स हैं लेकिन इसके पास वेग ज़्यादा है। तो अगर द्रव्यमान एक समान हो जाए तो जिसके पास वेग ज़्यादा उसका संवेग ज़्यादा। बहुत सारे एग्जाम में सवाल आते हैं इस पे। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुने में वेग, तो जिसके पास वेग ज़्यादा उसके पास संवेग ज़्यादा। लेकिन कब? जब ये क्या हो, हमारा नियत हो जाए, यानी कि कांस्टेंट हो जाए, तब P जो है सीधा निर्भर करेगा किस पे? वेग पे। लेकिन अगर द्रव्यमान और वेग ये दोनों ही अलग अलग हो, द्रव्यमान भी एक समान नहीं है, वेग भी एक समान नहीं है, अब संवेग किसका ज़्यादा होगा? तो क्या करना है, हमें दोनों को मल्टीप्लाई करना है। जो इसका द्रव्यमान और इसका वेग है, जो इसका द्रव्यमान और इसका वेग है, दोनों को मल्टीप्लाई करो। जिसका मल्टीप्लिकेशन, जिसका प्रोडक्ट ज़्यादा आएगा उसका संवेग ज़्यादा होगा। मतलब सीधा यहाँ पर आपको मोमेंटम निकालना है फॉर्मूले से। अब ये सारे पॉइंट्स जो है आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, वो भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से। एक समान वृत्तीय गति में संवेग का परिमाण नियत रहता है किंतु दिशा नहीं। देखिए, एक समान वृत्तीय गति का मतलब क्या हुआ? वृत्तीय गति एक समान चाल से, जिस वृत्तीय गति में चाल एक समान हो जाए उसे हम लोग बोलेंगे एक समान वृत्तीय गति। हम लोगों ने जस्ट देखा कि जो संवेग होता है वो द्रव्यमान गुने में वेग होता है, ये वेग होता है। अब देखो, मान लीजिए जैसे एक गेंद है, वो गेंद जो है सर्कुलर मोशन, जो गेंद है वो सर्कुलर मोशन कर रही है, वृत्तीय गति कर रही है, एक समान वृत्तीय गति कर रही है, यानी एक समान चाल से। जैसे मान लो यही गेंद है, ये गेंद है और ये 5 मीटर पर सेकंड के चाल से ऐसे इस वृत्तीय गति में घूम रही है, 5 मीटर पर सेकंड के चाल से। तो ये एक समान वृत्तीय गति है, इसके पास कुछ ना कुछ तो द्रव्यमान होगा ही। अब ये घूमते रहे, दिन भर घूमते रहे, द्रव्यमान में तो कोई चेंज नहीं आने वाला है। अगर मान लीजिए ये भी एक समान हो जाए, ये जो v है इसका जो परिमाण है यानी कि जो चाल है ये भी एक समान हो जाए, तो ये तो हमारा एक समान रहेगा ही। और ये भी अगर हमारा एक समान हो जाए, एक समान चाल से घूमे, तो संवेग का जो परिमाण है वो भी एक समान हो जाएगा। इसलिए कहा गया कि एक समान वृत्तीय गति में संवेग का परिमाण नियत रहता है किंतु दिशा नहीं। दिशा क्यों नहीं नियत रहता है? क्योंकि जो वेग की दिशा है वही संवेग की दिशा होती है। ये हम लोगों ने जस्ट देखा थोड़ी देर पहले, जो वेग की दिशा होती है वही संवेग की दिशा होती है। और हम लोगों ने ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि चाहे एक समान वृत्तीय गति हो चाहे असमान वृत्तीय गति हो, वेग कभी भी नियत नहीं रहता है। वेग कभी भी नियत नहीं रहता है, और जो वेग की दिशा वही संवेग की दिशा। तो अगर वेग की दिशा यहाँ पर लगातार बदल रही है, मीन्स संवेग की दिशा भी लगातार बदल रही है। और एक सदिश राशि को एक समान या फिर बोल दो नियत होने के लिए जरूरी है कि उसका परिमाण भी नियत हो और दिशा भी नियत हो। क्योंकि वेग की दिशा वृत्तीय गति में लगातार बदलती है, इसीलिए संवेग की दिशा भी लगातार बदलती है, जिसके कारण हम ये बोलेंगे कि वृत्तीय गति में कभी भी ना तो वेग नियत रहता है और ना ही संवेग नियत रहता है। यानी अब तक जो आप वेग के बारे में पढ़ते आ रहे हैं कि वृत्तीय गति में वेग जो है नियत नहीं रहता है, वो लगातार बदलता रहता है, वही लाइन आप संवेग के लिए बोलेंगे कि संवेग लगातार बदलता रहता है। संवेग का परिमाण एक समान हो सकता है अगर चाल एक समान हो जाए तो, है ना, अगर चाल एक समान हो जाए तो, लेकिन कभी भी दिशा नियत नहीं होती है। इसीलिए एक समान वृत्तीय गति में परिमाण नियत होगा लेकिन दिशा नहीं। लेकिन असमान वृत्तीय गति में परिमाण और दिशा दोनों नियत नहीं रहते हैं। वृत्तीय गति में संवेग कभी भी नियत नहीं रहता है। वृत्तीय गति में हम लोगों ने पढ़ा था कि वेग कभी भी नियत नहीं रहता है, और क्योंकि जो वेग की दिशा वही संवेग की दिशा, इसीलिए संवेग भी कभी भी नियत नहीं रहता है। संवेग बराबर हम लोगों ने पढ़ा द्रव्यमान गुने में वेग। मान लीजिए कोई वस्तु जो है, कोई पिंड जो है वो रेस्ट में है। अगर रेस्ट में है तो ये 0 हो जाएगा, अगर ये 0 तो संवेग भी हमारा 0। अगर कोई वस्तु गतिशील हो जाए, अगर कोई वस्तु गतिशील हो जाए तो द्रव्यमान तो उसके पास कुछ ना कुछ तो होगा ही, और अगर गतिशील है तो वेग भी कुछ ना कुछ होगा, यानी उसके पास कुछ ना कुछ संवेग होगा। गतिशील पिंड के पास हमेशा संवेग होता है। हम लोगों ने न्यूटन के गति के पहले नियम में क्या पढ़ा कि मान लीजिए अगर ये कोई वस्तु है और एक समान वेग से ये गतिशील है, और हम लोगों ने ये पढ़ा कि इसके ऊपर चाहे कितने भी बल क्यों ना लग जाए, अगर वो सारे आपस में संतुलित है तो इसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन अगर हम इस पर कोई असंतुलित बल लगाते हैं तो इसके वेग में परिवर्तन हो जाएगा, वेग में परिवर्तन हो जाएगा।
और संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुने में वेग। तो भाई अगर वेग में परिवर्तन हो गया मीन्स संवेग में परिवर्तन हो गया। द्रव्यमान तो नियत ही रहेगा ना, वस्तु वही है तो द्रव्यमान वही रहेगा, लेकिन अगर हम उसके वेग में परिवर्तन करवा देते हैं तो संवेग में परिवर्तन हो जाएगा। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि जो असंतुलित बल होता है वो संवेग में परिवर्तन करवाता है। असंतुलित बल ही संवेग में परिवर्तन करवाता है। अगर किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन हो रहा है मीन्स उसके वेग में परिवर्तन हो रहा है। आप बोलेंगे सर द्रव्यमान में क्यों नहीं होगा? अरे भाई द्रव्यमान में तब होगा ना जब वस्तु बदलेंगे। हम एक ही वस्तु के लिए बात कर रहे हैं, हम सेम वस्तु के लिए बात कर रहे हैं। आपके पास कोई पत्थर है, हम केवल उसी पत्थर के बारे में बात कर रहे हैं कि अगर उसका संवेग बदल रहा है मीन्स उसका वेग बदल रहा है। और वेग तो तभी बदलता है ना, वेग में परिवर्तन तो तभी होता है ना जब उस पर असंतुलित बल लगता है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जो हम बाह्य असंतुलित बल लगाते हैं उसी के कारण संवेग में परिवर्तन होता है। ये सारे पॉइंट्स कनेक्टेड हैं, इसलिए ध्यान से समझते चलिए, सुनते चलिए। अब देखिए, जो न्यूटन की गति का पहला नियम था वो उस स्थिति की बात करता था जब वस्तु पर कुल बाह्य बल शून्य होता था। ये नियम कहता था कि अगर कुल बाह्य बल जो है वो शून्य है तो वस्तु अगर विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में ही रहेगी, और अगर एक समान वेग से गतिशील है तो उसी वेग के साथ गतिशील रहेगी। साथ में गति का जो पहला नियम है वो ये भी कहा कि अगर हम कोई बाह्य असंतुलित बल लगाते हैं या फिर बोल दो जो कुल बाह्य बल है वो शून्य नहीं है तब उसके वेग में परिवर्तन होगा, जो जस्ट हम लोगों ने पिछले स्लाइड में अभी देखा था। और वेग में परिवर्तन होगा तो हम लोग जानते हैं कि वेग में परिवर्तन होगा तो त्वरण उत्पन्न होगा। जो न्यूटन के गति का दूसरा नियम है वो हमें ये बताएगा कि ठीक है, पहले नियम से हमें ये समझ में आ गया कि अगर हम असंतुलित बल लगाते हैं, अगर कुल बाह्य बल शून्य नहीं है यानी कि F एक्सटर्नल जो हम लोगों ने देखा था ये अगर शून्य नहीं है तो वेग में परिवर्तन होगा जिसके कारण त्वरण उत्पन्न होगा। न्यूटन के गति का दूसरा नियम हमें यह कहेगा कि त्वरण कितना उत्पन्न होगा। यह हमें बताएगा कि कितना बल लगाने से कितना त्वरण उत्पन्न होगा, कितना त्वरण उत्पन्न करवाने के लिए हमें कितना बल लगाना पड़ेगा। जो पहला नियम है वो केवल इस बात पे बात किया, जो पहला नियम है उसने केवल ये कहा कि अगर बाह्य असंतुलित बल लगाएंगे तो त्वरण उत्पन्न होगा। उसने ये नहीं कहा कि त्वरण कितना उत्पन्न होगा, कैसे निकालेंगे। ये हमें बताएगा न्यूटन की गति का दूसरा नियम कि कितना बल लगाने से कितना त्वरण उत्पन्न होगा, हमें कितना त्वरण उत्पन्न करवाना है तो कितना बल लगाना होगा, कितने वेग में परिवर्तन के लिए कितना बल लगाना होगा। ये सारी जानकारी यानी जो मैग्नीट्यूड है त्वरण का, बल का, वो आपको मिलेगा कहाँ से? गति के द्वितीय नियम से। यह नियम उस स्थिति की बात करता है जब वस्तु पर कोई कुल बाह्य बल शून्य नहीं है। यह नियम हमें जानकारी देगा कि त्वरण जो है बल पर कैसे निर्भर करता है और हम बल को कैसे मापते हैं। यह नियम हमें बल और त्वरण के बीच संबंधों को बताता है तथा बल का व्यंजक देता है। यानी अभी हम लोग देखेंगे कि जो बल बराबर होता है वो द्रव्यमान गुने में त्वरण होता है। तो ये न्यूटन के गति के दूसरे नियम से ही आता है। तो जो त्वरण है और जो बल है इसके बीच में संबंध कौन बताता है? न्यूटन के गति का जो दूसरा नियम है। हम लोग संवेग के बारे में पढ़ चुके हैं, हम लोग मोमेंटम के बारे में पढ़ चुके हैं, और न्यूटन साहब ने मोमेंटम को लाया था, मोमेंटम के कॉन्सेप्ट को लाया था अपने दूसरे नियम को अच्छे से डिफाइन करने के लिए। क्या कहता है यह नियम? किसी पिंड के संवेग में परिवर्तन की दर पिंड पर आरोपित बल के समानुपातिक होती है तथा संवेग में परिवर्तन उसी दिशा में होता है जिस दिशा में बल कार्य करता है। यहां देखो तो संवेग में परिवर्तन की दर है, संवेग में परिवर्तन की दर देखो ये है संवेग, ये है केवल संवेग। डेल्टा पी को हम बोलते हैं संवेग में परिवर्तन, और डेल्टा पी बट्टे में डेल्टा टी, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, डेल्टा पी बट्टे में टी, ये है संवेग में परिवर्तन की दर। यानी जो संवेग में परिवर्तन हुआ बट्टे में जो टोटल टाइम लगा। अगर संवेग में परिवर्तन होगा तो कुछ ना कुछ समय लगेगा ना, उस समय से भाग लगा दो आप, या फिर बोल दो इकाई समय में जो संवेग में परिवर्तन होगा उसी को हम लोग संवेग में परिवर्तन की दर बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो m द्रव्यमान की कोई वस्तु है, ये चल रही थी u स्पीड से, फिर क्या हुआ, फिर बाद में देखा गया तो इसकी जो स्पीड है वो बदल चुकी है v। स्पीड छोड़ो, वेग समझो आप, ये इस वेग से वस्तु चल रही थी, बाद में जो इसका वेग है वो ये हो गया, द्रव्यमान तो वही रहेगा। अच्छा, अभी संवेग क्या है? तो द्रव्यमान गुने में वेग, और अब संवेग क्या है? द्रव्यमान गुने में वेग। तो मान लो मैंने इसको कह दिया P1 और इसको कह दिया P2। अब हम लोगों ने क्या पढ़ा था पहले नियम में
कि भाई अगर वेग में परिवर्तन हो रहा है तो इसका मतलब बल लग रहा है ना, तो पक्का है कि कोई ना कोई बल लगा होगा, पक्का है कि कोई ना कोई बल लगा होगा, इसीलिए वेग में परिवर्तन होगा। कोई ना कोई बल मतलब कोई ना कोई असंतुलित बल, कोई ना कोई असंतुलित बल लगा होगा, तब जाकर के इसके वेग में परिवर्तन हुआ है। अगर वेग में परिवर्तन हो जाए तो संवेग में परिवर्तन हो जाएगा, जो कि हमें दिख रहा है यहाँ पर। पहले ये संवेग है, बाद में ये संवेग है। तो अब हमें चाहिए डेल्टा पी, यानी कि संवेग में परिवर्तन। संवेग में परिवर्तन हम निकालेंगे कैसे? जो अंतिम संवेग है यानी कि P2 माइनस जो प्रारंभिक संवेग है, तो ये हो जाएगा mv माइनस mu। ये परिवर्तन आ चुका है। अब है संवेग में परिवर्तन की दर। ये जो वेग में परिवर्तन हुआ u से भी कुछ ना कुछ टाइम लिया होगा ना, कुछ ना कुछ टाइम तो लिया ही होगा। तो मान लीजिए t टाइम लगा, तो संवेग में परिवर्तन की दर का मतलब हो गया डेल्टा पी बट्टे में t, यानी कि mv माइनस mu बट्टे में t। ये है संवेग में परिवर्तन की दर, ये है संवेग में परिवर्तन की दर। लेकिन ये नियम ये कहता है कि जो बल है वो सीधा समानुपाती है इस संवेग में परिवर्तन के दर के, डेल्टा पी बट्टे में टी। ये सीधा समानुपाती है इस संवेग में परिवर्तन के दर के, यानी संवेग में परिवर्तन की दर अगर ज्यादा हो तो बल ज्यादा है, और ये दर अगर कम हो तो बल कम है। यही चीज यहाँ पे लिखा गया है। जब हम इस समानुपातिक चिन्ह को हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पर k जो है कोई एक नियतांक है, स्थिरांक है, कांस्टेंट है। SI मात्रक में जो है इस k का मान 1 होता है, SI मात्रक में इस k का मान 1 होता है। तो यहाँ पर 1 डालेंगे तो डेल्टा पी बट्टे में टी हो जाएगा। आपके लिए जो सबसे जरूरी है वो है ये कि F इज इक्वल टू डेल्टा पी बट्टे में टी होता है। देखो संवेग क्या है मैं आपको बता चुका हूँ, संवेग में परिवर्तन का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, संवेग में परिवर्तन की दर का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर सारा मैंने आपको समझा दिया है। और ये नियम ये कहता है कि F इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई टी होता है, बल बराबर संवेग में परिवर्तन की दर होता है। और हम लोगों ने यहाँ पर संवेग में परिवर्तन को निकाला, यानी ये जो F है यहाँ पर जो हम लोगों ने निकाला, हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं F इज इक्वल टू ये, यहाँ से हम m कॉमन लेंगे तो v माइनस में u बट्टे में t हो जाएगा। और अब ध्यान से देखो तो v माइनस में u बट्टे में t हमारा त्वरण होता है, तो F इज इक्वल टू m इंटू में a हो जाएगा, जो यहाँ पे है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये जो F इज इक्वल टू डेल्टा पाई बाई टी है, इसी को हम F इज इक्वल टू ma लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, यही चीज मैंने आपको यहाँ पर समझाया। तो ये नियम ये कहता है कि जो संवेग में परिवर्तन की दर है ना, वो सीधा सीधा डिपेंड करेगा किसके ऊपर, जो हम बल असंतुलित बल लगाएंगे उसके ऊपर। उसके बाद यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि संवेग में परिवर्तन उसी दिशा में होता है जिस दिशा में बल कार्य करता है। ठीक है, यानी जैसे मान लीजिए ये पिंड है, द्रव्यमान m है, इधर की ओर ये पिंड जो है चल रहा था, हमने इधर की ओर एक बल अप्लाई किया F, तो क्या होगा, जो ये पिंड है जो इसकी गति है वो कम होने लग जाएगी। यानी बाद में क्या होगा, यही पिंड है, ये थोड़ा बड़ा हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी इसका द्रव्यमान m है। अब जो इसका वेग है वो v हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, बल हमने इधर लगाया है तो क्या होगा, ये जो v है ये u से छोटा होगा, क्योंकि अगर हमने विपरीत दिशा में अगर बल को अप्लाई कर दिया है तो जो वेग है वो धीरे धीरे कम होगा ना, बढ़ेगा नहीं, है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो v है ये छोटा हो जाएगा u से, जाएगा तो इसी डायरेक्शन में लेकिन पहले से कम स्पीड से, या फिर बोल दो पहले से कम वेग से। तो अब जो संवेग में परिवर्तन की जो दिशा है, क्योंकि ये जो है जो संवेग है ये सदिश राशि है, अगर हम इसका परिवर्तन निकालेंगे तो वो भी अपने आप में सदिश राशि ही होगी। और अगर संवेग में परिवर्तन अपने आप में एक सदिश राशि है तो इसके पास दिशा भी है, तो इसकी दिशा वही होगी जो बल की दिशा है। यानी संवेग में परिवर्तन की दिशा और ये जो बल की दिशा है वो दोनों सेम होगा, यहाँ पे वो दोनों सेम होने वाली है। इधर की ओर बल लगाए हैं तो संवेग में परिवर्तन की दिशा भी यही है। तो संवेग की दिशा वही होती है जो वेग की दिशा होती है, लेकिन संवेग में परिवर्तन की दिशा वो होती है जिस दिशा में हम लोग बल लगाते हैं। यहाँ पर देखो तो संवेग की दिशा ये है, यहाँ पर देखो तो संवेग की दिशा ये है, लेकिन इसके परिवर्तन की दिशा ये है। तो हम लोगों ने इस नियम से इस फॉर्मूले को देखा कि ये फॉर्मूला आया है। इस फॉर्मूले में ध्यान में रखिएगा, जो द्रव्यमान होता है वो हमारा नियत होता है। यानी ये फॉर्मूला जो है ये तभी निकल करके आता है जब हमारा द्रव्यमान क्या हो, नियत हो। हम लोगों ने देखा ना अभी थोड़ी देर पहले, समय के साथ वेग में परिवर्तन हुआ था, द्रव्यमान में नहीं। तो ये फॉर्मूला तभी निकल करके आएगा जब हमारा द्रव्यमान नियत हो। जब द्रव्यमान नियत नहीं हो तब अलग कॉन्सेप्ट आएगा वहाँ पर, और वो आपके एग्जाम में नहीं आता है, वो आपके लिए ज़रूरी नहीं है।
बल का SI मात्रक क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम द्रव्यमान के लिए और त्वरण के लिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को हम लोग न्यूटन बोलते हैं, इसी को हम लोग न्यूटन बोलते हैं। और इसका CGS मात्रक, बल का CGS मात्रक डाइन होता है, ये बल के लिए है, ठीक है। बल का SI मात्रक न्यूटन होता है, बल का CGS मात्रक डाइन होता है। 1 न्यूटन बराबर 10 पे पावर 5 डाइन होता है। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपको किलोग्राम भार लिख करके आएगा या फिर किलोग्राम बल लिख करके आएगा, है ना। जैसे 2 kgf लिख करके आएगा कि बल लगाया गया 2 किलोग्राम, 2 kgf। तो कभी भी किलोग्राम भार आ जाए या किलोग्राम बल आ जाए तो ये रिलेशन ध्यान में रखिएगा कि 1 किलोग्राम भार और 1 किलोग्राम बल बराबर होता है 9.8 न्यूटन, जो लगभग बराबर है 10 न्यूटन के। तो मान लीजिए अगर कहीं पर ये लिख करके आता है कि 5 किलोग्राम वेट या फिर 5 किलोग्राम बल, तो आप क्या करेंगे, 1 किलोग्राम वेट या फिर 1 किलोग्राम बल बराबर होता है 9.8, तो आप इसमें 9.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका न्यूटन में निकल करके आ जाएगा। तो ये ध्यान में रखिएगा, जब भी इस तरह के प्रश्न आते हैं किलोग्राम वेट दे करके या फिर किलोग्राम बल दे करके, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता है, लेकिन आपको समझ में आएगा, ध्यान में रखिएगा ये चीज़। 1 न्यूटन की परिभाषा हम क्या देंगे, देखिए 1 न्यूटन वो बल है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करवा दे। ये 1 न्यूटन की परिभाषा है। वो बल जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करवा दे, उसे हम लोग 1 न्यूटन कहेंगे। देख लो ना, सिंपल सी बात है यहाँ पर। अगर ये द्रव्यमान 1 किलोग्राम हो जाए और ये 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाए तो ये हमारा 1 न्यूटन हो जाएगा ना, 1 इंटू में 1 यानी कि 1, है ना, 1 न्यूटन हो जाएगा ना यहाँ पर। तो 1 किलोग्राम द्रव्यमान में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से त्वरण उत्पन्न करवाने के लिए जो बल चाहिए वही 1 न्यूटन है। गति का द्वितीय नियम एक सदिश नियम है, F = m इंटू में a होता है। त्वरण अपने आप में सदिश राशि है, बल भी अपने आप में सदिश राशि है। यहां पर मैंने तीर बना दिया ऊपर में, इसका मतलब बल सदिश राशि है, त्वरण सदिश राशि है। और याद रखिएगा, जो बल की दिशा वही त्वरण की दिशा, जो बल की दिशा वही त्वरण की दिशा, जो बल की दिशा वही त्वरण की दिशा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर्कुलर मोशन में आप जानते हो कि अभिकेंद्रीय बल की दिशा जो है केंद्र की ओर होती है, यानी कि अभिकेंद्रीय त्वरण की दिशा भी केंद्र की ओर होती है, ठीक है। अब देखो, जो गति का जो ये दूसरा नियम है, इससे हम गति के पहले नियम को भी बता सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। और जो हम लोग देखेंगे तृतीय नियम यानी कि तीसरा नियम, उसको भी सिद्ध कर सकते हैं। इसीलिए जो ये गति का दूसरा नियम है, इसे मौलिक नियम कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा, दुनिया में जितने भी नियम हैं उन सब का मौलिक नियम नहीं है। ये जो केवल 3 नियम है ना, उनमें जो दूसरा वाला नियम है उसको मौलिक नियम कहा जाता है। केवल इन 3 के अंदर की बात कर रहा हूं मैं। न्यूटन के गति के जो 3 नियम है उनमें जो दूसरा नियम है उसे हम लोग फंडामेंटल लॉ बोलते हैं, क्योंकि उससे हम पहले नियम को भी प्रूफ कर सकते हैं और जो तीसरा नियम है उसको भी प्रूफ कर सकते हैं। अगर बल का कभी चिन्ह देखे आपको कि ऋणात्मक है, तो वो केवल ये बताएगा कि वस्तु के गति की दिशा में, गति के विपरीत दिशा में बल लगा है, ठीक है। अगर मान लीजिए ये कोई वस्तु है, ये इधर की ओर गतिशील है और ये लिखा गया कि इस पे बल लगा है -10 न्यूटन का, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पर बल तो लगा है लेकिन गति के विपरीत दिशा में, यानी इधर की ओर नहीं बल्कि इधर की ओर बल लगा है 10 न्यूटन का। ये मत समझिएगा कि इसका परिमाण -10 न्यूटन है। माइनस चिन्ह केवल ये बताएगा, क्योंकि ये सदिश राशि है, दिशा जो है यहाँ पर मायने रखती है, तो माइनस चिन्ह केवल ये बताएगा कि जिधर वस्तु चल रही है उसके विपरीत दिशा में बल को लगाया गया है। केवल ऋणात्मक चिन्ह हमें ये बताएगा। अब आइए हमारे दैनिक जीवन में जो न्यूटन के गति का दूसरा नियम है, इसका प्रयोग देखो कहां कहां पर कैसे होता है। क्रिकेट खिलाड़ी तेजी से आती हुई गेंद को कैच करते समय अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है ताकि चोट कम लगे। बैट्समैन ने बॉल को हिट किया, हम लोग 2 केस लेते हैं यहाँ पर। बैट्समैन ने बॉल को हिट किया, जैसे हिट किया जो गेंद है उसके पास कुछ न कुछ वेग है, यानी उसके पास कुछ न कुछ संवेग है। द्रव्यमान मान लो m है, द्रव्यमान m है। फाइनली क्या करना है कि गेंद को कैच करना है। फाइनली जो है गेंद को कैच करना है, तो ये वही गेंद है, ये वही गेंद है जिसको कैच करना है, यानी फाइनली वेग को है 0 होना। यानी अगर अभी आप देखें तो संवेग हमारा mu है और यहां पर देखें तो संवेग जो है हमारा 0 है। तो संवेग में जो परिवर्तन है, संवेग में जो परिवर्तन है उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, डेल्टा p करके।
जीरो माइनस एम यू, है ना, जीरो माइनस एम यू। तो जीरो माइनस एम यू करेंगे तो माइनस एम यू निकल करके आएगा, यहाँ भी डेल्टा पी बराबर माइनस एम यू करके निकल करके आएगा। लेकिन इस वाले केस में मैं ये मानकर चलता हूँ कि ये जो पूरा परिवर्तन हुआ है ना, इसमें लगा है 2 सेकेंड, लेकिन इस वाले केस में जो समय लगा है ना, मान के चलो इसमें लगा 5 सेकेंड। अब मुझे ये बताओ कि जो संवेग में परिवर्तन की दर है डेल्टा पी बाई टी, ये किस में ज़्यादा होगा। देखो, संवेग में परिवर्तन जो पहला केस है माइनस एम यू है और बट्टे में टी है, टी यानी कि 2 सेकेंड। और जो हमारा दूसरा केस है उसमें संवेग में परिवर्तन माइनस एम यू है और समय हमारा 5 सेकेंड है। तो मुझे ये बताओ, ये मान ज़्यादा है या फिर ये मान ज़्यादा है, कौन सा मान ज़्यादा है। आप बोलेंगे कि ये मान ज़्यादा है, ये मान कम है, क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा है तो भाई भाग लगाएंगे एक बड़ी संख्या से, तो ओवरऑल मान जो है ये कम निकल करके आएगा और यहाँ पर ज़्यादा निकल करके आएगा। और हम लोगों ने ये भी देखा जस्ट अभी कि जो एफ होता है वो बराबर होता है डेल्टा पी बाई टी के। मतलब ये संवेग में परिवर्तन की दर जहाँ ज़्यादा हुआ वहाँ बल ज़्यादा होगा और जहाँ कम हुआ वहाँ बल कम लगेगा। तो अगर बल ज़्यादा लग रहा है मतलब चोट जो है ज़्यादा लगने वाली है, और बल अगर कम लग रहा है तो चोट जो है कम लगने वाली है। तो इस वाले केस में बल ज़्यादा लगेगा, चोट ज़्यादा लगेगी, इस वाले में बल कम लगेगा, चोट जो है कम लगेगी। तो आप क्या चाहेंगे, आप चाहेंगे कि आपको चोट कम लगे, कैच करते समय चोट जो है आपके हाथों पर बल जो है वो कम लगे। तो आप क्या करेंगे कि टाइम ज़्यादा लेंगे। ये संवेग में जो परिवर्तन है यानी फाइनली जो हमको संवेग जीरो करना है उसमें हम टाइम ज़्यादा लेंगे। यही कारण है कि कैच करते समय जो फील्डर होता है वो अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। क्यों, वो इस समय को बढ़ाता है। फाइनली जो संवेग में परिवर्तन है ना उसको करने में ये ज़्यादा टाइम लेता है। फाइनल संवेग जीरो करने में जो है ज़्यादा टाइम लेता है, ताकि जो संवेग में परिवर्तन की दर है ये कम निकल करके आए। ये टाइम बढ़ेगा ना तो संवेग में परिवर्तन की दर जो है वो कम हो जाएगा, और इसके कम होने से क्या होगा कि बल जो है कम लगेगा, चोट जो है कम लगेगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो हाथ पीछे खींचने का क्या मतलब है कि जो फाइनल संवेग है जो जीरो करना है, या फिर बोल दो जो चेंज इन मोमेंटम है उस चेंज को करने में टाइम ज़्यादा लिया जा रहा है। जो चेंज इन मोमेंटम है उसको करने में ये टाइम ज़्यादा लिया जा रहा है, ताकि ओवरऑल ये जो मान है ये कम निकल करके आए, और इसी मान को हम लोग बल बोलते हैं, यानी जो बल है वो कम लगे, चोट कम लगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई होगा। गद्दा या मिट्टी के फर्श पर गिरने पर सीमेंट से बने फर्श पर गिरने की तुलना में कम चोट लगती है। अगर आप सीमेंट से बने फर्श पर कूदते हैं किसी हाइट से तो आपको ज़्यादा चोट लगती है। वहीं अगर आप रेत पर कूद जाओ या फिर किसी गद्दे पर कूदो या फिर मिट्टी है वहाँ पर कूदो तो आपको थोड़ी कम चोट लगती है। मिट्टी भी वैसी होनी चाहिए जो ऊबड़ खाबड़ होती है, खुरदरी मिट्टी होती है वो। अगर एकदम से टाइट मिट्टी है तो फिर वहाँ भी चोट लगेगी। यहाँ भी सेम कॉन्सेप्ट है। आपको क्या करना है कि जब आप कूदेंगे तो फाइनल मोमेंटम आपका जीरो हो जाएगा। मीन्स जीरो हो या फिर कुछ भी हो, जो चेंज इन मोमेंटम है, जो चेंज इन मोमेंटम है उसको करवाने में अगर आप समय ज़्यादा लेते हैं, ये जो चेंज इन मोमेंटम है इसमें अगर आप समय ज़्यादा लेते हैं तो ये पूरा मान जो है ये कम निकल करके आएगा। और चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, ये रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम जो है इसी को हम लोग बल बोलते हैं। मतलब बल जो है वो आपके ऊपर कम लगेगा, यानी चोट आपको जो है वो कम लगेगी। लेकिन अगर आप ये जो चेंज इन मोमेंटम है इसको करवाने में आप बहुत कम टाइम लेते हो, भाई जल्दी से ही आपका संवेग जीरो हो जाता है, यानी मोमेंटम में जो चेंज है वो बहुत ही कम टाइम में हो जाता है, यानी रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम का जो मान है वो ज़्यादा हो जाएगा और इसी को बल कहते हैं, यानी कि बल ज़्यादा लगेगा, मीन्स आपको चोट ज़्यादा लगेगी। तो जब हम रेत पर कूदते हैं तो जो चेंज इन मोमेंटम है उसको होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, फाइनल मोमेंटम को जीरो होने में थोड़ा सा समय लगता है। अधिक गहराई तक कील को गाड़ने के लिए भारी हथौड़े का उपयोग किया जाता है। तो संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुने में वेग, राइट। एक तो हम लोग मास ज़्यादा रखते हैं ताकि संवेग ज़्यादा हो, और तेजी के साथ हम लोग हथौड़े को कील पर बजाते हैं ताकि संवेग ज़्यादा हो। द्रव्यमान भी ज़्यादा रखते हैं, वेग भी ज़्यादा रखते हैं। जब हम कील पर ठोकते हैं जाकर के तो फाइनल मोमेंटम क्या, जीरो। लेकिन हम बहुत ही तेजी के साथ ठोकते हैं कील पर। कभी भी आप नहीं देखेंगे कि आराम आराम से हौले हौले हम क्या कर रहे हैं कि हथौड़ा मार रहे हैं कील के ऊपर, ऐसा नहीं करते हैं ना। हम लोग तेजी के साथ जो है कील के ऊपर हथौड़े को बजाते हैं। यहाँ पर ऐसा क्यों करते हैं, तेजी के साथ क्यों,
क्योंकि जो मोमेंटम में चेंज होगा, एक तो मोमेंटम बहुत ही ज़्यादा है, इनिशियली मोमेंटम जो है बहुत ही ज़्यादा है, और फाइनली जब हम कील पर उसको ठोकेंगे हथौड़े को तो फाइनल मोमेंटम जीरो हो जाएगा, क्योंकि हथौड़ा रेस्ट में आ जाएगा कील पर लगते ही। तो जो बहुत ही ज़्यादा मोमेंटम है फाइनली इसको क्या करना है कि जीरो करना है, यहाँ पर जीरो ही होना है। तो ये जो मोमेंटम में चेंज है इसको हम क्या करते हैं कि बहुत ही कम टाइम में करवाते हैं, बहुत ही कम टाइम में करवाते हैं। तो ये जो संवेग में परिवर्तन की दर है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम है, इसका मान ज़्यादा हो जाएगा। भाई नीचे वाला मान कम है तो ये पूरा मान ज़्यादा हो जाएगा, यानी बल जो है ज़्यादा लगेगा। तो अगर कील पर बल ज़्यादा लगेगा तो कील जो है अंदर की ओर, दीवार है, कुछ भी है, जहाँ भी आप कील ठोक रहे हैं वो जल्दी से धंसेगा उसमें। कार में सीट बेल्ट का प्रयोग करना जो है क्यों जरूरी है वो देखो। जैसे मान लीजिए कार चल रही है, कार में आप बैठे हुए हैं, तो कार के पास कुछ संवेग है, जो कार के पास संवेग है वही आपके पास भी संवेग है। अब क्या है कि फाइनली आप ब्रेक अप्लाई करते हैं, या फिर मान लो कहीं पर कार जो है जाकर के ठुक जाती है, तो फाइनल मोमेंटम जो है वो आपका जीरो हो जाना है। अब क्या है कि ये जो चेंज इन मोमेंटम निकल करके आया, अगर सीट बेल्ट नहीं रहेगा तो क्या होगा कि ये जो चेंज इन मोमेंटम है, ये जो ऑलरेडी आपके पास बहुत ही ज़्यादा मोमेंटम था पहले से, क्योंकि कार के पास अच्छी खासी गति होती है, और सडनली ये जीरो हो जाए। बहुत ज़्यादा मोमेंटम था, जैसे हथौड़ा वाला केस में इनिशियली बहुत ही ज़्यादा मोमेंटम था, और सडनली जीरो हमें वहाँ पे करना होता है बहुत ही कम टाइम में। यहाँ पर आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया हुआ है, आपके पास ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा मोमेंटम है, और सडनली वो जीरो हो जाए, यानी संवेग में परिवर्तन हो जाए और बहुत ही कम टाइम में हो जाए, तो क्या होगा, ये पूरा मान ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि बल जो है वो ज़्यादा लगने वाली है, तो इससे चोट जो है ज़्यादा लगेगी। आप टकराएंगे तो आपको चोट जो है बहुत ही ज़्यादा लगेगी। सीट बेल्ट लगाने का फ़ायदा ये हो जाता है कि ये जो यहाँ पर चेंज हुआ ना, ये जो बहुत ही ज़्यादा मोमेंटम था और फिर फाइनली जीरो हो गया, यानी ओवरऑल ये जो चेंज निकल करके आया, इसको होने में ना थोड़ा ज़्यादा टाइम मिल जाता है। ये चेंज होने में थोड़ा वक्त लगता है, थोड़ा टाइम लगता है सीट बेल्ट लगाने से। ऐसा नहीं होता है कि तुरंत मोमेंटम जीरो हो जाए, धीरे धीरे मोमेंटम जीरो होता है। अगर सीट बेल्ट ना हो तो उसके तुलना में जो है मोमेंटम जीरो होने में थोड़ा टाइम लगता है, यानी संवेग में परिवर्तन की जो दर है वो जो है थोड़ी कम हो जाती है, जिससे बल जो है कम हो जाता है और चोट जो है हमें कम लगती है। अब एक भौतिक राशि होती है जिसे हम लोग आवेग बोलते हैं, इंपल्स बोलते हैं। ये क्या है, जब एक बहुत बड़ा बल बहुत कम समय के लिए लगता है तब इसी बल को आवेगी बल कहते हैं, इंपल्सिव फोर्स कहते हैं। बल तथा समय अवधि के गुणनफल को आवेग कहते हैं। हम लोगों ने अभी देखा एक हथौड़ा वाला केस, जब हम हथौड़े से कील ठोकते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पर बहुत कम टाइम के लिए बहुत ज़्यादा बल लगाते हैं, बहुत कम टाइम के लिए बहुत ज़्यादा बल लगाते हैं, यही करते हैं ना। तो अगर ऐसा कोई केस है जहाँ पर बहुत बड़ा बल अप्लाई किया जाता है बहुत ही कम समय के लिए, तो ऐसे बल को हम लोग इंपल्सिव फोर्स कहते हैं, आवेगी बल कहते हैं। बहुत ही सिंपल है, जब एक बड़ा बल बहुत कम टाइम के लिए अप्लाई होता है तो उसी बल को हम लोग इंपल्सिव फोर्स कहते हैं। और इंपल्स क्या होता है, वो जो बहुत बड़ा बल है और वो जो बहुत ही छोटा टाइम है, उसके मल्टीप्लाई को ही हम लोग इंपल्स कहते हैं, उसके मल्टीप्लिकेशन को, उसके प्रोडक्ट को ही हम लोग इंपल्स कहते हैं, उसके गुणनफल को ही हम लोग आवेग कहते हैं। तो आवेग को हम लोग कैपिटल जे से दिखाते हैं, हम कैपिटल आई से भी दिखा सकते हैं ना, कैपिटल जे से दिखा दो, कैपिटल आई से दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या होता है, जो हम बहुत बड़ा बल अप्लाई करते हैं बहुत ही कम समय के लिए, उसी का जो प्रोडक्ट होता है उसी को हम लोग आवेग बोलते हैं। और ये आवेग होता है संवेग में परिवर्तन। ध्यान रखिएगा, संवेग में परिवर्तन की दर नहीं है भाई साहब, केवल संवेग में परिवर्तन है। अगर संवेग में परिवर्तन की दर बोलोगे ना तो ये बल है, और संवेग में परिवर्तन यहां से निकालोगे तो बल गुने में समय आएगा। तो देखो F इंटू में T आ चुका है, इसको हम लोग आवेग बोलते हैं, तो ये जो बल होता है ये बहुत ही बड़ा होता है, ये टाइम बहुत ही छोटा होता है, इसके गुणनफल को हम लोग आवेग बोलते हैं। आवेग बराबर होता है संवेग में परिवर्तन। ध्यान रखिएगा, संवेग में परिवर्तन, ना तो संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन। संवेग में परिवर्तन को ही आवेग कहते हैं, हम ये भी बोल सकते हैं। अच्छा, आवेग भी एक सदिश भौतिक राशि है,
यानी कि हम इस जे के ऊपर ऐसे तीर मार सकते हैं। यह सदिश भौतिक राशि है। एसआई मात्रक और विमीय सूत्र वही होता है जो संवेग का होता है, और संवेग का क्या होता है ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं थोड़ी देर पहले। तो केवल आप ये याद रखें कि आवेग का एसआई मात्रक और विमीय सूत्र वही होता है जो संवेग का होता है। तो यहां पर हमारा लेक्चर नंबर 2 समाप्त होता है। जो हमारा लेक्चर नंबर 3 होगा उसमें हम लोग न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को कंप्लीट करेंगे और साथ में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।